जय भीम। स्वागत है आपका सम्यक विचार इस प्रोग्राम में। और आज है हमारे साथ निवृत्त न्यायाधीश अनिल वैद्य सर। अनिल वैद्य सर ने अपने कार्य क्षेत्र में नागपुर हो, नासिक हो, यानी पूरे महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की नहीं बल्कि भारत की बात करते हैं, जिन्होंने अपने कारकिर्द में अगणित पुस्तक का प्रकाशन किया है। ऐसे आज हमारे साथ व्यक्ति महत्व है सम्यक विचार इस प्रोग्राम में अनिल वैद्य सर। जब भी हम समान नागरिक कायदा, ये जो इंडियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने 2022 में उनकी नींव रखी थी और 23 में इसमें विचार विमर्श पूरे भारत में शुरू है कि किस प्रकार ये भारतीय समान नागरिक कायदा इम्प्लीमेंट होगा, क्या सही में हर भारत के नागरिकत्व के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम में हमें उस प्रकार की जानकारी नहीं है क्या सही में ये भारतीय समान नागरिक कायदा हमारे फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए। तो आइए इस प्रोग्राम में सम्यक विचार में ये सही में अगर भारत के उस नागरिक जो हम भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली जो 3 वर्ड है हम भारत के लोग, यानी सही में हम जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं जिसे हम विकेंद्रीकरण बोलते, क्या सही में ये कायदा हर व्यक्ति के लिए सही है या गलत है। जय भीम सर, स्वागत है आपका सम्यक विचार इस प्रोग्राम में। बागले साहब जय भीम और सब दर्शकों को मेरा जय भीम। तो सबसे पहले ये बताइए कि समान नागरिक कायदा ये जो इसकी आपके लॉ के भाषा में क्या परिभाषा है। सबसे पहले हमने समान नागरिक कायदा क्या है ये समझ लेना चाहिए। बहुत बार समान नागरिक कायदा बोलने से ऐसा लगता है कि सभी जो कानून है जैसे कि रिजर्वेशन के कानून है वगैरह ये ख़त्म हो जाएंगे और सबको समान नागरिकता मिलेंगी। तो ऐसे पूछने वाले बहुत से साथी मिलते हैं, इसलिए ये सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि समान नागरिक कायदा ये हमारे दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है। समान नागरिक कायदा जो है इसको इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड कहते हैं। और ये संविधान में जब इस सब्जेक्ट पे चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तब से यही शब्द उसको लागू है। तो पहले इसका कलम 35 था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में ये 44 कलम हुआ। तो ये 44 कलम जब हुआ तो उस वक्त जिस बात पे चर्चा हुई और जिसको समान नागरिक कायदा कहा गया और अभी भी कहा जाता है वो है समाज के विवाह, मैरिज, शादी, और जिसको वारसा हक्क बोलते हैं, सक्सेशन और एडॉप्शन यानी दत्तक लेना। तो इन बातों को समान नागरिक कायदा कहते हैं। तो अपने देश में जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चन है, पारसी है, तो इन सभी धर्म के अलग अलग कानून हैं। जैसा हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह कानून में बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू इन लोगों को ये लागू है। तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है वो 1936 का है। तो अपने मुस्लिम में शरीयत एक्ट है वो 1937 का है। पारसी एक्ट है वो भी ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया है। तो ये सभी के अलग अलग नियम और कानून है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसे होना चाहिए, और वो संविधान में जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व है और जो एक हर आदमी को अपने डिग्निटी से, इज्जत से जीने का जो आश्वासन संविधान ने दिया है, ये प्रिंसिपल के तहत ये कानून होना चाहिए। इसको समान नागरिक कानून कहते हैं। तो ये संविधान जब बन रहा था तो समान नागरिक कानून नहीं बन सका, इसलिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए हैं। तो वो नीति निर्देशक तत्व में गवर्नमेंट को ऐसा कहा है कि गवर्नमेंट ने समान नागरिक कानून बनाना चाहिए। और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आए, तो जैसे जैसे कठिनाइयाँ आते रही तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को बोला कि आप समान नागरिक कानून करना चाहिए।
तो इसे समान नागरिक कानून जो है ये मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इसके जो नियम होते हैं, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, इसी के लिए होते हैं, इसको समान नागरिक कानून। सर, जब भी हम समान नागरिक कायदा की बात करते हैं, लेकिन आज पूरा अगर हम माहौल देखते हैं इंडिया में, तो जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और बुद्धिस्ट भी है, उनके मन में एक भीतिदायक वातावरण निर्माण है। तो क्या सही में गवर्नमेंट जो है, जैसे आपने हाई कोर्ट की बात की, अगर हम सीजे की बात करते, जो हमारे सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये सबसे पहले ये बताइए कि क्या, जैसे आपने बोला कि ये मैरिज एक्ट है या फिर अडॉप्शन है, वारसा दत्तक जो है, इसके लिए है, लेकिन आज भी मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोगों में ये भीतिदायक वातावरण को अगर निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे सर? सबसे पहले तो मैं समान नागरिक कानून क्या है ये और आपको बताना चाहता हूँ, यानी वो जो लोगों के मन में डर है ताकि वो निकल जाए। तो जब भी हम धर्म के ऊपर जो धर्म को आधारित जो भी कानून है वो जब हम बनाना चाहते हैं तो वैसा विरोध होता है। तो पहले हिंदू कोड बिल का हम उदाहरण लेते हैं। तो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने क्यों बनाया और उसमें क्या था? तो पहले हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में जो बौद्ध, जैन, सिख भी उसमें आते थे, इसमें बहुपत्नीत्व था। एक आदमी कितनी भी औरत कर सकता था, बल्कि एक औरत को इतने अधिकार नहीं थे। आदमी को डिवोर्स देने के अधिकार थे, औरत को नहीं थे। शादी के लिए कोई उम्र तय नहीं थी। छोटे बच्चे के साथ एक आधा बूढ़ा आदमी भी शादी कर सकता था। जैसे विडो है, विधवा को मैरिज करने के अधिकार नहीं थे, विधवा को दत्तक लेने के अधिकार नहीं थे। महिला है तो उसको अपने बाप दादा के प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं थे। ये जो महिलाओं के अधिकार का हनन होता था ये पुराने कानून में, और हिंदू का कोई कानून नहीं था, कोडिफाई जिसको बोलते हैं, यानी संहितीकरण नहीं था। जैसा एकादा अपने को कोई गवाह देना है इसके बारे में, तो कोई ब्राह्मण पंडित को खड़ा करना पड़ता था, वो बताता कि ऐसे ऐसे नियम है, तब उसके आधार पर उसका निवाड़ा होता था। जैसे कि महाड़ के वक्त ऐसा मुद्दा आया था, महाड़ की जब खटला चल रहा था केस, तो ऐसा मुद्दा आया था कि अछूतों को पानी को हाथ लगाने का या नहीं लगाने का वेद पुराणों में, हिंदू ग्रंथों में लिखा है क्या, इसके बारे में कोई कानून नहीं था। तो पालेय शास्त्री नाम का एक ब्राह्मण था, पालेय शास्त्री की गवाह दी गई। इधर अपने शंकराचार्य की भी गवाह हो गई एफिडेविट। ये अपने सावरकर थे, उनके भाई की भी गवाह हो गई कि जो जानकार है इसके शास्त्र के, वो ऐसी गवाह देते थे। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्र में पानी को हाथ नहीं लगाने का कुछ लिखा नहीं है, अछूतों को कोई मना किया नहीं है। तो वैसे एफिडेविट दिए उन्होंने, उसके ऊपर फिर बाबा साहब वो केस जीते। वो केस जीतने में इन लोगों के गवाह का भी काफ़ी महत्व है। तो ये उदाहरण इसलिए बता रहा है कि उस वक्त ऐसा कोई मुद्दा हुआ तो कोई पंडित का गवाह देना पड़ता था, कानून में कुछ भी लिखा नहीं था। तो एक तो कोडिफाई करना, संहितीकरण करना, ये एक उद्देश्य था। और जब वो कमेटी 1942 में बनी थी, उसके बाद बाबा साहब जब कानून मंत्री बने तो बाबा साहब के पास जब हिंदू कोड बिल का आया तो बाबा साहब को एक चांस ही मिल गया रिफॉर्मेशन करने का। तो उस वक्त जब बहुपत्नीत्व नष्ट करने का लिए, एक पत्नीत्व लाने के लिए जब बाबा साहब ने कोशिश की तो बाबा साहब को काफ़ी विरोध हुआ। सनातनी लोग बोले हमारे इसमें बहुपत्नीत्व है, हमारे देव देवताओं के उदाहरण देते थे, उसको एग्री नहीं थे। एज के बारे में भी लोग तैयार नहीं थे। हर बात के लिए विरोध होता था। सब विरोध इतना कि बाबा साहब के खिलाफ मोर्चे निकाले, और फिर बाबा साहब को लेकिन सपोर्ट करने वाले कुछ हिंदू लोग भी थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल को भी सपोर्ट किया। उस वक्त इलेक्शन वगैरह कुछ था, पंडित नेहरू ने 4 कलम उसके लागू किए और बाकी फिर लागू नहीं किया करके फिर बाबा साहब ने उसको रिजाइनेशन दिया। उस वक्त बाबा साहब कहे कि
यदि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हम समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व देते हैं और वो यदि सामाजिक संस्था में यानी समाज में यदि नहीं आता है तो फिर ये संविधान में रह के क्या फायदा। एक महिला है, वो उसका हस्बैंड यदि एक से ज़्यादा शादी करता है, औरत करता है, तो पहले औरत की अवहेलना होती है, उसको एक सम्मान नहीं मिलता, उसका सम्मान चले जाता है, उसके राइट्स भी छीने जाते हैं, वो दुर्लक्ष्य भी करता है। पहले हिंदू समाज में 8-8 यानी राजे महाराजाओं उनको भी 8-8 9-9 औरतें थी। कुछ हमारे फैमिलीज में यानी जैसे कि हमारे जैसे ग्रैंडफादर वगैरह के ज़माने में तो 2 औरत 3 औरत तक के रहते थे, लेकिन उसके बाद ये सब कानून में आने के बाद एक पत्नीत्व आया। आज तो महिलाओं को इतना स्वाभिमान मिला कि ये पति यदि दूसरी औरत वगैरह करता है तो वो तो बर्दाश्त नहीं करती। तो ये जो स्वाभिमान, स्वातंत्र्य मिला, ये कानून में चेंज करने से मिला। ये संविधान में महिलाओं को जो यानी हर आदमी को डिग्निटी से जीने का जो अधिकार दिया, तो संविधान में रहने से चलता नहीं, उसको एक्सिलरी कानून बनाना पड़ता है। जैसा अस्पृश्यता नष्ट कर दी कलम 17 से, लेकिन अस्पृश्यता नष्ट लिखा है और वो यदि नष्ट नहीं होती तो क्या करेंगे। उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाना पड़ा, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ा। महिलाओं को सम्मान मिलने के लिए शादी किए और घर में यदि उसको सम्मान नहीं मिलता तो उसके लिए 498 कलम आईपीसी में डालना पड़ा। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कानून डालना पड़ा। 125 सीआरपीसी की कलम से मेंटेनेंस की तरतूद करना पड़ा। इस टाइप के जो कानून में चेंजेस करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करना पड़ता है। अभी क्या हो गया, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे बाबा साहब की मूवमेंट में उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज में जो बहुपत्नीत्व है, एक मुस्लिम 4 औरत कर सकते हैं, और महिलाओं के जगह जगह जो हक छीने गए हैं उनको दत्तक नहीं ले सकती, या मुस्लिम महिला डिवोर्स नहीं दे सकती। जैसे हिंदू में भी पहले था, हिंदू महिला पति कैसा भी रहे वो 7 जन्म हो ही आएगा, दूसरा उसको डिवोर्स नहीं दे सकता था। हिंदू कोड बिल बनने से वो डिवोर्स देने के राइट्स है। बाबा साहब ने राजीनामा देने के बाद जो दूसरा जो विधि मंत्री आया था, वो बाबा साहब के पास जाके बैठते थे और बाबा साहब का ही हिंदू कोड बिल लागू हो गया बाद में रिजाइनेशन देने के बाद। तो उसी तरह मुस्लिम महिलाओं को भी वो राइट्स आना चाहिए। अब ये हलाला प्रकार है, वो हलाला प्रकार में तो यदि मुस्लिम पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है और बच्चे वगैरह या कुछ कारण से उनको फिर से यदि मिलना है, रीयूनियन करना है, तो वो कर नहीं सकते, उनको हलाला करना पड़ता, उनको एक फिर से शादी करना पड़ता, उसको डिवोर्स देना पड़ता और फिर रीयूनियन होता। ऐसे इस प्रकार के जो महिलाओं के या पुरुषों के अधिकारों का हनन है, या महिलाओं को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होना, या कुछ क्रिश्चियन एक्ट में भी पहला जो रोमन कैथोलिक जो कहते हैं, उन्होंने दूसरे धर्म से यदि शादी किए तो उनके राइट्स चले जाते थे, या ये सभी एक्ट जो है, पारसी एक्ट, ये एक्ट, ये ऐसे समानता पे इक्वलिटी और ब्रदरहुडनेस पे होना चाहिए, ये इसके पीछे की भावना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बौद्ध या मुस्लिम अभी धर्म के जो भी अपनी रूढ़ी परंपराएं होती है, ये छोड़ने को बहुत तकलीफ होती है ना। हिंदू सनातनी ने भी बाबा साहब को बहुत विरोध किया दूसरी मैरिज के लिए। ये बच्चे की जब एज मैरिज की एज उस वक्त बाबा साहब ने 15 साल की किए थे लड़की की, और लड़के की कुछ 18 साल की थी स्टार्टिंग में। तो उन लोगों का कहना था कि हमारे इसमें बोले रजस्वला होने के पहले ही शादी करना पड़ता है हिंदू लोग को, बाद में वो प्योरिटी नहीं रहती, अपवित्र हो जाते हैं। तो बहुत कड़वा विरोध, 9 साल में ही शादी होना चाहिए, 9 साल के ऊपर, 9 साल के अंदर ही। तो इस टाइप का विरोध उस वक्त भी हुआ। आज भी मुस्लिम समाज में एज का कोई बंधन नहीं होता है इतना, यानी
जैसी लड़की तैयार हो गई, मैंने क्या बोलेंगे उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल से तैयार हो गई तो वहाँ से मैरिज करते हैं, उसका एज कुछ भी रहे। तो इस प्रकार के जो बाधाएं समता स्वातंत्र बंधुत्व में आती है, तो उसके लिए ये समान नागरिक कायदा आना चाहिए, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कहना था। सर जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो क्या सही में जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, 21C की बात करते हैं, क्या समान नागरिक कायदा आने से जो हमारा रिजर्वेशन है हर व्यक्ति का, जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन है, पुरुष को रिजर्वेशन है, तो क्या ये समान नागरिक कायदा आने पर रिजर्वेशन पर कुछ असर गिरेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत धारणा है। क्योंकि रिजर्वेशन में कलम 16(4) और इधर में 340, 41, 42 से रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, वो मजबूत मुद्दा है। रिजर्वेशन को कोई हटा नहीं सकता है। हालांकि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के जरिए रिजर्वेशन का महत्व कम करने की कोशिश जरूर कर रही है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन समान नागरिक कायदा और इसका कोई संबंध नहीं है। समान नागरिक कायदा की जो भाषा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में तभी से हुई है जब कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, बन रहा था, तब से हुई है। और दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर समान नागरिक कानून के पक्षधर थे। इसके लिए मैं एक संविधान सभा का डिबेट्स जो है वो लेके आया, और इसमें 23 नवंबर 1948 में जब बाबा साहब, जब संविधान सभा में इसके ऊपर चर्चा हुई कि संविधान में समान नागरिक कायदा अलग से होना चाहिए, सबको लागू, तो मुस्लिम सदस्य जो थे उस वक्त चर्चा में, उनमें मोहम्मद इस्माइल साहब थे मद्रास के, नसरुद्दीन अहमद थे, महबूब अली बेग थे मद्रास से, बी पोकर साहब थे मद्रास, हुसैन अली थे बिहार से, और नॉन मुस्लिम में थे सुरेश चंद्र मुजुमदार, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये लोग थे उस चर्चा में। तो इस चर्चा में सब मुस्लिम सदस्यों ने समान नागरिक कानून के बारे में कहा था कि मुस्लिम का जो कानून है, ये शरीयत एक्ट जो है, ये अपरिवर्तनीय है, बदल नहीं सकता, और ये यदि लागू किया तो देश में बहुत असंतोष होगा। तो बाबा साहब उसके बाद अल्लादी कृष्णाचारी ने, और इनके भाषण हुए पहले, अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर और के.एम. मुंशी साहब का भाषण हुआ, और सुरेश चंद्र मुजुमदार का हुआ। उन्होंने सपोर्ट किया, के.एम. मुंशी साहब ने तो बहुत सपोर्ट किया। फिर बाद में बाबा साहब एक ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन करके उनका भाषण हुआ। बाबा साहब ने बड़े जोर शोर से उसका मुस्लिम सदस्यों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि 1937 के पहले मुस्लिमों को हिंदू एक्ट ही लागू था। 1937 में ब्रिटिश ने शरीयत एक्ट किया और मुस्लिम कानून लागू किया। ऐसा नहीं है कि परिवर्तनीय नहीं है। और उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कतई ही ये नहीं है, इरादा नहीं है। तो संविधान में जो समता स्वातंत्र बंधुत्व है, उसको वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए हम ये समान नागरिक कानून का सपोर्ट करते हैं, होना चाहिए। बाबा साहब ने दुख भी जताया कि भाई ये जो कस्टम्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए सबके। ये आपको यदि डिटेल देखना है तो संविधान सभा डिबेट निकाय 3 है, ये घोड़ेश्वर साहब ने, देवीदास घोड़ेश्वर साहब ने उसका मराठी में ट्रांसलेट किया है। इसके पेज 549 पे 549 खंड 3 यानी निकाय लिखे हैं साहब ने। तो ये देख सकते हैं हमारे लोग कि बाबा साहब कितने समान नागरिक कानून के फेवर में थे। और हिंदू कोड बिल बनाते वक्त भी जब लोग अलग अलग कानून मांगते थे तो उस वक्त भी बाबा साहब ने जोर शोर से कहा था। एक सरदार हुकुम सिंह थे, उन्होंने, और कुछ बौद्ध जैन सिख लोगों ने कहा था कि हमको हिंदू कोड बिल में नहीं चाहिए।
तो उन्होंने कहा था कि जब मैं सबको एक जगह रखने की कोशिश करता हूँ तो आप ये फुटीरता का बीज क्यों बोते हैं। तो एक जगह तो कहते हैं बाबा साहब कि इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, ऐसी मेरी बहुत बहुत इच्छा है। और सिद्धार्थ कॉलेज के स्टूडेंट पार्लियामेंट के सामने बाबा साहब का एक स्पीच हुआ। जब ये हिंदू कोड बिल हुआ तब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जो अलग अलग जाति है वो आपस में शादी कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। और हिंदू के कोई भी जाति का लड़का दत्तक ले सकते हैं। तो वहाँ से लेके तो फिर उन्होंने बताया, ये मैंने जो पहले बताया कि एक पत्नीत्व हो गया, विधवाओं को अधिकार हो गए, इक्वलिटी हो गई प्रॉपर्टी में, ये महिलाओं के अधिकारों का मैंने इसमें रिफॉर्म किया है। उसके बाद आखिरी में बाबा साहब कहते हैं कि हमको हिंदू कोड बिल बना के मुझे समान नागरिक कानून की नींव रखना है। समान नागरिक कानून की ये फर्स्ट स्टेप है, पहली पायरी है, ऐसा उन्होंने कहा। और हम पहले हिंदू बौद्ध जैन सिख एक जगह ये कानून बनाएंगे, फिर मुस्लिम वगैरह अल्पसंख्यकों के तरफ जाके हम समान नागरिक कानून की ओर जाएंगे, ऐसा उस वक्त भाषण में उन्होंने कहा। ये वैल्यूम महाराष्ट्र सरकार ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस का 18वां वैल्यूम 18(3) पेज 185 पे ये आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने उस वक्त कहा था हिंदू कोड बिल के बारे में बोलते वक्त कि हमें समान नागरिक कानून की ओर बढ़ना है, इसलिए ये कानून यानी हिंदू कोड बिल एक समान नागरिक कानून जैसा ही बनाया था। मैं 2015 में इस बौद्ध विवाह कानून की जो समिति थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसमें मैं मेंबर था। तो उस वक्त बौद्धों को अलग से कानून बनाने की जब बात चल रही थी तो मैं उनको बोला था कि बाबा साहब अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून के फेवर में नहीं थे, तो बाबा साहब सब देश के लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए, वो नेशनल फीलिंग्स निर्माण करने के लिए आवश्यक है, इस बात का वो सपोर्ट करते थे। उस वक्त मैंने एक किताब भी लिखा था, हिंदू विवाह कायदा बौद्ध विवाह कायदा की समान भारतीय विवाह कायदा। बाबा साहब अम्बेडकर को अपेक्षित का ये मराठी में बुक्स भी एक किया था, समता प्रकाशन प्रदीप गायकवाड़ ने इसको प्रकाशित किया था। तो मुझे बागले साहब यही कहना है कि समान नागरिक कानून जो है ये बाबा साहब उसको चाहते थे, बाबा साहब के फेवर के थे। और जब हम बाबा साहब के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकरवादी है, तो हमने बाबा साहब के विचारों पे चलना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो कर रही उससे लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। और भाजपा गवर्नमेंट के ज़माने में तो रात भर में उन्होंने नोटबंदी ला दी, इसलिए थोड़ी दहशत लगती है लोगों को। लेकिन एक बात ख्याल में रखना कि कोई भी कानून जो बनता है तो वो कानून यदि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कोई नागरिक के अधिकारों का हनन करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जाए या ना जाए, उसको अल्ट्रा वायरस कर सकते हैं, अल्ट्रा वायरस शब्द वापरते हैं उसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, गार्डियन ऑफ द पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स कहा है। राइट टू रिलीजन जो है, ये राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 में, आप अच्छे जानकार भी है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो उसका हनन नहीं होगा। वो हर एक को, जैसा कलम 17(7)(1) है हिंदू विवाह कानून का, कलम 7(1) उसमें कहा है कि हर धर्म के यानी जाति धर्म या कुल इनके लोग जो जो पद्धति से अपनी शादी करते हैं वो वैलिड है। ऐसे शादी की प्रथा कोई भी कानून में लिखी नहीं है कि इस टाइप से करेंगे। तो बौद्धों के मैरिज के बारे में जब सवाल खड़ा हुआ तो बॉम्बे हाई कोर्ट में 1982 में बेबी जगताप वर्सेस जैन जगताप ये जो प्रकरण आया था, तो उस प्रकरण में वो जैन जगताप ने बौद्ध पद्धति से मैरिज करने के बाद भी वो बोलता था कि मेरा मैरिज इस पद्धति से नहीं हुआ, यानी उसने दूसरी औरत किया था, उसको पहला मैरिज इलीगल डिक्लेयर करना था। तो उस वक्त ये मुद्दा आया तो रासू गवई साहब का भी एक स्टेटमेंट लिया था कोर्ट के सामने कि भाई तुम्हारी बौद्ध पद्धति कैसी है। तो उन्होंने और कई मान्यवर लोगों की साक्ष्य दी
उन्होंने कहा कि हमारे में वधू वर होते हैं और यानी और वाइट कपड़े पहनते हैं, पंचशील होता है, त्रिशरण होता है। हमारे जो मेहमान होते हैं फूलों का वर्षाव करते हैं, इस प्रकार की हमारी प्रथा है। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रथा है ये 1956 से चल रही है, ये प्रथा मान्य है। यानी कलम 7(1) में जो लिखा है कि जो भी समाज, जो भी जाति होती है या कुल होता है, ऐसा लिखा है, इनकी जो भी प्रथा है वो प्रथा से जब यदि शादी होती है तो वो लीगल है। तो बौद्धों की जो पद्धति है कानून नहीं लीगल है। बौद्ध पद्धति से शादी ये एकदम लीगल पद्धति है, उसको कलम 7(1) से लीगल घोषित कर दिया। सर एक सवाल आया मेरे मन में, जैसे आपने बोला कि बौद्धों की जो विवाह जो है कलम 7(1) से, लेकिन जब भी हम इसके बारे में सोचते, जैसे कोई भी हमें सर्टिफिकेट देता है तो वो बौद्ध विवाह कायदा अंतर्गत नहीं देता है, वो हिंदू विवाह कायदा के थ्रू ही देता है। तो क्या अगर उसको हम ऐसे करते कि भारतीय संविधान के तहत ये विवाह मान्य है कि अमान्य है? हाँ, तो हिंदू विवाह कानून या हिंदू वारसा कायदा, जो भी हिंदू लॉ है, ये बौद्ध जैन सिख को लागू है। ये बाबा साहब ने लागू किया हिंदू कोड बिल से, कलम 2 में ये तरतूद किए और उन्होंने उस वक्त स्पष्ट किए कि जो हिंदू नहीं, वो बौद्ध जैन सिख इनको या इनके ये यदि धर्मांतर से बौद्ध जैन सिख होते, इनको ये कानून लागू होगा। इसका मतलब ये हिंदुत्व लागू नहीं होता। हिंदू कानून जो है ये हिंदुत्व नहीं डालते। तुम्हारा कानून का नाम है हिंदू विवाह कायदा, तो ये बहुत बड़ा लोगों के मन में जो एक शंकाएं है कि भाई हिंदू विवाह कानून होने से हमको हिंदू लिखना पड़ता, क्योंकि उसका फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं इसके लिए, मैरिज के लिए, तो उसका तुमने कौन से पद्धति से मैरिज किया, तो हिंदू विवाह कानून पद्धति से। वो कानून नहीं, हिंदू पद्धति नहीं होती है, वो लॉ का नाम है। ठीक है, फिर भी हमारे लोगों को हर्ट होता है वो हिंदू शब्द। यदि ये सिविल कॉमन सिविल कोड आया तो उसका हिंदू शब्द चले जाएगा और वो कहें इंडियन मैरिज एक्ट नाम रखना पड़ेगा उनको। फिर हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा मैरिज कौन सी पद्धति से हो, तो इंडियन मैरिज एक्ट से हुआ। तो हमारा भी काम हो जाएगा उसमें ऑटोमेटिक। जो बौद्धों के लिए अलग से कानून की जो मांग है वो जा सकती है। अभी गवर्नमेंट ने जो बिल कुछ रखा नहीं है, ड्राफ्ट रखा नहीं है। ड्राफ्ट रखने के बाद अपन एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो अपन समझ जाएंगे। लॉ कमीशन ने जो पॉइंट्स अभी रेज किया है, लगभग 150 पेजेस के पॉइंट्स रेज किए हैं, उन्होंने दिए हैं, और अपने जो सजेशंस है वो कॉल किया है। तो मैंने पहला सजेशन वही दिया है, कुछ ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरी नहीं है। बोला इसका नाम आपने इंडियन रखना चाहिए, इंडियन मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, सब वो पुराना शब्द चले जाना चाहिए। इतना ही सजेशन दिया मुझे ईमेल पे। तो उससे हमारा बौद्धों का काम हो जाएगा ना। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेते ही छोटा सा ब्रेक। हमारे जो दर्शक उनमें कुछ सवाल है तो स्क्रीन पे माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य सर का नंबर चल रहा है स्क्रोल पे, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं और आपके मन में जो भी दुविधा है वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेते ही छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और सर से बातचीत करेंगे। देखते रहिए बोधिसत्वा टीवी पर सम्यक विचार प्रोग्राम। सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं बोधिसत्व टीवी पर सम्यक विचार इस प्रोग्राम
में सभी का स्वागत करता हूँ और आज हमारे साथ है समान नागरिक कायदा। ये कायदा हमारे लिए सही में फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानकारक है, इसलिए हमारे साथ जो कायदे तज्ञ हैं और जो माजी न्यायाधीश है अनिल वैद्य हमारे साथ है। सर, जब भी हम इस प्रकार की जो भी लॉ बनते हैं तो मुझे बताइए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमवर्क बनाया है कि जब हम उनका इम्प्लीमेंट करते, किस प्रकार का अमेंडमेंट किस प्रकार का हम लोग करते, तो क्या सही में जब भी हम वनवासी लोग, जिसे हम आदिवासी कहते लोग उसे वनवासी बोलते, तो क्या सही में कि आज की परिस्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके रिजर्वेशन के लिए कलम दी थी? क्या सही में ऐसा कुछ कायदा है कि जो आदिवासी के लिए है? अभी विवाह के लिए जिस प्रकार हम बोलते हैं कि बौद्धों के लिए कायदा नहीं है, मुस्लिम के लिए अलग कायदा, ऐसे आदिवासी के लिए कुछ कायदा है ऐसी इस प्रकार का? हाँ, तो संविधान में आदिवासी के लिए जो रिजर्वेशन की तरतूद किए है कलम 342 से, हाँ तो और 16(4) जो है कलम से, तो जैसा या अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की तरतूद की, सेम उसी तरह से आदिवासी के लिए भी अनुसूचित जमाती के लिए भी किए है। इसमें कोई फर्क नहीं किया बाबा साहब ने। कहा दो जो आइडेंटिफाई हुए आदिवासी करके, जिनको जंगल का बेस है वो आदिवासी में लिए, और जिनको अछूतों का जो बैकग्राउंड था तो वो शेड्यूल कास्ट में लिए, यही फ़र्क है। लेकिन रिजर्वेशन जो है वो उनके लिए भी बाबा साहब ने किया। और कुछ क्षेत्र ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी तरतूद की है कि कुछ क्षेत्र है जैसे आसाम वगैरह के साइड में कि वो आदिवासी के लिए एक आरक्षित घोषित किए कि उसमें आदिवासी लोग एक ज़मीन ले सकते, उसमें दूसरे लोग घुसखोरी नहीं कर सकते। वो उनका जीवनमान, संस्कृति, रक्षण और ज़मीन वगैरह के जो हक है वो मेंटेन करने के लिए वो किया है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि जैसा हिंदू विवाह कानून है, मुस्लिम विवाह कानून है, पारसी विवाह कानून है, क्रिश्चियन विवाह कानून है, ऐसा आदिवासी के लिए कानून ही नहीं है। हिंदू विवाह कानून आदिवासी को लागू नहीं होता क्योंकि आदिवासी ये हिंदू नहीं है, ऐसा कानून नहीं है। इसलिए जैसा कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को यदि अपनी के किसी की पत्नी को बुलाना है, घर में आती नहीं या पति नहीं आता है, तो एक कंजुगल राइट्स की केस होती है। कंजुगल राइट्स बोले तो फिर उसको बुलाने का, तो उसमें लिख सकते हैं कि सेक्शन 9 से वो केस होती है कि हिंदू मैरिज एक्ट कलम 9 के तहत कंजुगल राइट की केस, पत्नी 2 साल से नहीं रह रहे तो उसको बुलाने के लिए केस। इस टाइप का आदिवासियों को लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी वो तरतूद ही नहीं, फिर उनको सिविल केस करना पड़ता। तो ये कॉमन सिविल कोड यदि आया तो आदिवासी भाइयों को भी एक कानून मिलेगा। जैसा हिंदुओं का पहले कानून नहीं था, कोडिफाई करके बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना के कानून दिया, वैसा आदिवासी भाइयों को भी कॉमन सिविल कोड से कानून मिलेगा। लेकिन ये ऐसा अफवाहें फैलाई जा रही कि उनके हक छीने जाएंगे वगैरह। अभी वो परंपरा से जो भी करते हैं, मैरिज करते, डिवोर्स कर लेते हैं, तो जहाँ तक परंपरा है तो नष्ट नहीं की जाती कोई भी इसमें। जैसा हिंदुओं की सप्तपदी है, सप्तपदी करके ब्राह्मण जाति में मैरिज करते हैं, सभी हिंदू सप्तपदी से नहीं करते। तो हिंदू कोड बिल आने से वो सप्तपदी कोई नष्ट नहीं की। उस प्रकार से मुस्लिम भाइयों का, पारसियों का, क्रिश्चियनों का जो भी विधि जो होती है वो विधियाँ नष्ट नहीं की जाती, वो अपनी अपनी विधि, पूजा अर्चा वो कायम रखी जाती है। ऐसे ही बैड कस्टम्स जो समानता के और मानवता के अधिकारों का हनन करता है, उसको ही इक्वलिटी में लाया जाता है, ये कानून में लाया जाता है। तो भाग्य साहब, इसमें आदिवासियों का कोई नुकसान तो मुझे नहीं दिखा। बहुत बढ़िया सर। जब भी हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, जात, लिंग, धर्म, उसके अनुसार कोई बदल नहीं होगा, लेकिन आज भी अगर हम परिस्थिति देखते हैं कि जो एक
जैसे हर प्रकार की घटना होती है, मणिपुर की घटना होती है, एक आदिवासी के मन में डर उस प्रकार का है। और जिस प्रकार हम दो ही प्रकार बोलते हैं, एक समतावादी और एक विषमतावादी। जिस प्रकार भारत में इस वक्त विषमता फैलाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वो मैं नहीं बता सकता, तो क्या सही में ये जो विषमतावाद है, अगर उसको नष्ट करना है तो हमें समतावाद बोले तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाना होगा। तो ये जो समान नागरिक कायदा है, तो क्या उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त लागू करने की कोई किसी ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो बात की थी आपने की, उस वक्त भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मन में ये था कि मैं ये समान नागरिक कायदा का तो है, हिंदू कोड बिल जो है उस वक्त भी बहुत विरोध हुआ था। तो जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर बात फ्रेमवर्क में डाली, तो क्या ये जो गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट सही में जो समान नागरिक कायदा है उस प्रकार से डिबेट लेके ये कायदा जो अमेंडमेंट है ये पास होगा? अभी एक्चुअली कोई भी कानून बनाने के पहले समाज को, लोगों को काफ़ी बड़े पैमाने में बताना चाहिए, जागरूकता निर्माण करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो लोगों के मन में जो शंकाएं आती है वो शंकाएं नहीं रहेंगी। तो ये बड़े पैमाने पे कुछ काम सरकार की ओर से होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये लोगों के मन में डर इसीलिए निर्माण होता है कि स्पष्टता नहीं होती है कानून के ऊपर। आपका क्या कहना है, इसलिए लॉ कमीशन के माध्यम से अपने अपने ओपिनियन इनवाइट किए हैं, राजकीय पक्षों को भी। उनका कहना है कि कोई भी अभी ड्राफ्ट दिया नहीं है, जो बिल का ड्राफ्ट होता है, बिल होता है, मसूदा बोलते हैं इसको। तो उनका कहना है कि कोई भी ड्राफ्ट जो है ये पार्लियामेंट में पहले रखा जाता है, पब्लिक में नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये मान्य है, लेकिन ड्राफ्ट के बाद भी चर्चाएं होती है, रखना चाहिए। उनकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें चर्चाएं होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए। लेकिन यदि पहले ही पब्लिक में चर्चा होती है तो लोगों को स्पष्टता आएगी ना। तो सरकार वैसे करती नहीं, कोई भी बात एकदम से धड़ाके से, जैसा नोटबंदी जैसा जो बोला मैंने, उस टाइप यदि जब किसानों के कानून का एक लोगों को चर्चा में लाके वो एक माहौल बना के लोगों के विचारों को समझा के भाई हम क्या कर रहे हैं, ये किए तो लोगों का विरोध नहीं होगा। तो ये कानून लाने के पहले मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार ने ऐसी लोगों को समझानी चाहिए कि इससे सुधार क्या होगा और हम क्या सुधार न लाने। हम आज जो भी उसके ऊपर चर्चा देखते हैं तो वो प्राइवेट टीवी चैनल या यूट्यूब पे देखते हैं चर्चा। सरकार की ओर से तो कुछ बताया नहीं जा रहा लोगों को कि इससे फ़ायदा क्या होगा। समान नागरिक कायदा लागू करेंगे बोल रहे, घोषणा कर रहे, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बदलाव होंगे, क्या नहीं होंगे, ये ज़रा समझा के बताना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अभी जब भी हम 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की जब शुरुआत हुई तो उस वक्त, और 11 दिसंबर को जो सबसे पहले शुरुआत हो गई, तो संविधान सभा क्या रहेगी, स्टेयरिंग कमेटी क्या रहेंगी, स्टैंडिंग कमेटी क्या रहेंगी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या रहेगी, ये सारी कमेटी तय थी। और जब भी डिबेट्स होती थी तो सब लोग उन पे विचार विमर्श किया जाता है। आज जो लोगों के मन में डर है, यही कारण है कि हम जो स्पष्टवादी जो बोलते हैं, हमारा ड्रॉप तैयार नहीं है, सिर्फ चर्चा चल रही है, अफवाहें चल रही है। अगर सही में समान नागरिक कायदा लाना है तो उस प्रकार दोनों असेंबली के जो हाउसेस है, चाहे फिर राज्यसभा हो चाहे फिर लोकसभा हो, उनके इधर लोकसभा में वो रखना चाहिए, स्पष्टतावादी वो ड्रॉफ्ट रखना चाहिए। और हमारे हर बात का डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर कलम, चाहे फिर वो सिटीजनशिप है, संघ राज्य, इसकी सबसे पहले चर्चा की, और चर्चा के बाद वो कलम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तय हुआ। इसी प्रकार अगर ये गवर्नमेंट अगर इस प्रकार का करती है तो लोगों में जो डर है, जो कि हमारा जो बुद्धिस्ट है, चाहे जितने भी हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, चाहे फिर अभी अछूत तो नहीं है, अस्पृश्यता तो नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी जो है, जो दबके में लोग रहते, छोटे छोटे कस्बे में लोग रहते, उनको लॉ का कोई नॉलेज नहीं होता,
वैसे लोगों के मन में आज वो डर है। अगर सही में डर निकालना है तो सरकार की जो भूमिका है वो स्पष्ट होनी चाहिए। सर, जाते जाते मैं आपको एक लास्ट में सवाल करता हूँ कि इस लॉ के तहत आप इस सम्यक विचार के तहत लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो सर? ये पार्लियामेंट में तो रखेंगे, लेकिन उसके पहले ही ये उसके ऊपर बात देश में चर्चा होनी चाहिए। सम्यक विचार ये कार्यक्रम के ओर से मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि समान नागरिक कानून आने से कोई ऐसा हमारा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद ही हम उसके ऊपर फाइनल ओपिनियन दे सकते हैं। और यही ऐसे कार्यक्रम होते रहे, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है समाज में, जो भी टाइम टू टाइम जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस निर्माण होते, तो ये छुड़ाने का बागड़े साहब के माध्यम से, हमारे माध्यम से जो भी प्रयास होता है वो सराहनीय प्रयास है। मैं सभी दर्शकों को जय भीम करके और यही अपना पूर्ण विराम देता हूँ। ये थे हमारे साथ माजी न्यायमूर्ति अनिल वैद्य सर। सर ने एक ही बात की थी कि क्या स्पष्टता होनी चाहिए, हर कानून में स्पष्टता होनी चाहिए। जब तक स्पष्टता नहीं होती तब तक हम सिर्फ मन में हमारे बात चलती है कि यार ये पॉजिटिव है या ये निगेटिव है, तो सबसे पहले ड्रॉप होना चाहिए। और इस सरकार से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूँ कि जो सही में समान नागरिक कायदा का जो ड्राफ्टिंग है वो असेंबली में रखना चाहिए। जो भी उनकी जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी, जो भी कमेटी है, या फिर उस कमेटी के तहत किस प्रकार के हमारे जो सर्वसामान्य जो नागरिक है, लोग हैं, उनका बेनिफिट्स क्या है, उनके लॉस क्या है, वो सबसे पहले रखनी चाहिए। तब जाके ये समान नागरिक कायदा लागू होना चाहिए। सम्यक विचार में ऐसे बहुत सारे जो जानकार है, जो समतावादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे फिर महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे फिर हमारे लोकशाही के गणतंत्र के पहले आद्य प्रवर्तक तथागत भगवान गौतम बुद्ध हो, सारे विश्व के जितने भी महामानव है, जो मानवतावादी हम विचार रखते हैं, इस कार्यक्रम के तहत, जिनका नाम है सम्यक विचार। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल वाहने के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।